हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड यस, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानिंदर, विकास, संतोष, विशाल, इनामुल, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुरजीत, आज आप न्यू लैपटॉप से पढ़ रहे हो। अगले साल आप अपने ऑफिस के लैपटॉप पे बैठे होगे। आज आपका अपना लैपटॉप है। आज के दिन इसी समय अपने ऑफिस के लैपटॉप पे बैठे होगे। कल हमने, चलो स्टार्ट किया जाए, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। कल हमने किया था कल हमने क्या किया था, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स। जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गया उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। फिर कहीं कहीं पे बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, ठीक है, वो सब हमने डील कर लिया था। हर जगह एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। ओके, सॉरी, हर जगह बाय प्रेपोजिशन का यूज होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। जहाँ पे सेंटेंसेस बे कोई अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया, वहां बाय का यूज नहीं होता है, ठीक है। बाय का यूज नहीं। हाँ, सीपीओ का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। ये तो जब सीपीओ का नोटिफिकेशन आया था ना, तभी मैं अपनी टीम से बात कर रही थी कि मुझे नहीं लगता है कि ये एग्जाम होगा। लेकिन फिर भी जब तक होता नहीं है पोस्टपोन, आप स्टूडेंट्स को खुल के कुछ बोल भी नहीं सकते हो ना, नहीं तो पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे। ओके, क्योंकि इलेक्शंस का जब टेंटेटिव डेट की बात हो रही थी ना, उसी समय इसने अपना अनाउंसमेंट कर दिया था, पता नहीं क्यों किया था। कोई बात नहीं है, कोई बस एक ही मंथ हुआ है ना पोस्टपोन, तो आप उसमें पढ़ लेना। कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे उसी में से आ जाएगा। एक मंथ कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट ठीक है, जो भी छूटा हुआ है आप उसको पढ़ सकते हो। ओके, और सीएचएसएल का एग्जाम भी आपका जुलाई में इन्होंने बोला है। अब तो शुरू हो जाएगा जैसे इलेक्शंस खत्म, उसके बाद आपका एग्जाम शुरू। ओके, जून में एग्जाम होगा, जुलाई में एग्जाम है, फिर आपका सितंबर और सब शुरू हो जाएगा, सारा एग्जाम शुरू हो जाएगा। ओके, आरएस मैम, मैंने आज ही कोर्स बाय किया है। ठीक है, आप आज ही कोर्स आपने बाय किया है ना, तो आप पुराना वाला वीडियोस देखो। ठीक है, मैंने इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है, कंजंक्शन पढ़ा दिया है, वर्ब पढ़ा दिया है, टेंस पढ़ा दिया है। अब हम वॉइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, वॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस भी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर नरेशन करेंगे। जो भी छूटा हुआ है उसको क्लासेस देख लीजिए। ओके, एक टाइम बांध लीजिए कि मुझे रिकॉर्डेड वाला जो छूटा वाला सेशंस है ना, मेरे को देखना है। चलो, अब एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, और कभी कभी ना बाय का यूज नहीं भी करते हैं। ठीक है, ऐसे तो बाय का यूज करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। जहां पे कोई अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया वहां बाय नहीं यूज होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बाय तो नहीं यूज करते हैं, उसके जगह कोई दूसरा प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, अभी इसको मत लिखिए, ऐसा डाल के लिखिए, ऐसा डाल, नोट डालो। क्या है, नोट डाल के लिखिए, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस, ये वाला ऊपर डाल दो, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस। यहां वर्ड के अकॉर्डिंग ना प्रेपोजिशंस बदलेगा, बाय नहीं लगेगा यहां पे। फेज 12 का पेपर नहीं, नहीं तो फेज 12 वाला भी तो उन्होंने पोस्टपोन किया है ना। 6 मई के जगह 6, 7, 8 जो भी था उन्होंने जून में कर दिया है। ये लिखना है, लिखना है। ठीक है, ओके, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विद डिफरेंट प्रेपोजिशंस। अलग अलग प्रेपोजिशंस वाला, जैसे मैंने लिखा, ये देखो, पहले ना ये वाला कहीं पे लिख लो, तब आपको, वैसे मैं आपको जब प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी ना तो उसमें पढ़ाऊंगी। कुछ वर्ड्स लिखिए, अलग अलग वर्ड्स अपने साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस लेते हैं। मैं प्रेपोजिशन चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे लिख लो पहले से। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब है आश्चर्यचकित होना। शॉक्ड का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित हो जाना। वंडर्ड, अमेज्ड, स्टार्टल्ड, ये सब वर्ड्स लिखना मिलेगा।
ठीक है, सरप्राइज, शॉक्ड, अमेज्ड, वंडर्ड, स्टार्टल्ड, ये सब अपने साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? एट। मेनली ये सब आपको मिलेगा पेपर में। फिर आपका है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड वर्ड हो, प्लीज्ड वर्ड हो। एक वर्ड होता है थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड का मतलब है भीड़, भीड़, क्राउडेड। ये सारे वर्ड्स अपने साथ विथ लेता है। जब हम प्रेपोजिशन चैप्टर में फिक्स प्रेपोजिशन का शीट भी आपको मिला है, क्लास के नोट्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे। ओके, ऐसा मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया था, ठीक है, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया था। क्लास लेने से पहले मैं आपको नोट्स वगैरह देने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ क्लास नोट्स नहीं मिलता है। पिछले 14 ईयर्स से मैं पढ़ा रही हूँ, आज तक बच्चों को मैंने नोट्स नहीं दिया है। बट मैं पढ़ाती हूँ और बच्चे अपने से नोट्स बनाते हैं, ठीक है, अपने से नोट्स बना रहे हैं, सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ। और इस 14 साल में कितने बच्चों ने सिलेक्शन दिया है, मैंने उनको नोट्स नहीं दिया, उन्होंने खुद नोट्स बना के सिलेक्शन लिया, ठीक है, सिलेक्शन लिया, प्लीज्ड विथ। और एक वर्ड कहीं पे लिख लो, नोन। नोन यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नोन के साथ हमेशा टू आता, नोन के साथ टू। सेटिस्फाइड विथ होता है, सेटिस्फाइड एट नहीं होता। सेटिस्फाइड विथ, प्लीज्ड विथ, खुश होना। थ्रॉन्ग्ड विथ, थ्रॉन्ग्ड विथ का मतलब है क्राउडेड विथ, ओके, कवर्ड विथ। नोन के साथ टू, पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैं सेंटेंसेस दे रही। ये नोन के साथ ना, नोन, नोन के साथ टू लगता है। इट इज नोन बाय मी नहीं होगा, इट इज नोन टू मी। लिख लिया है, लिख लिया है, हाँ। ओके, अब मैं सेंटेंसेस दे रही हूँ, ठीक है। कहाँ चला गया ब्लैंक शीट, लिखते जाना एग्जाम्पल्स में। द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, एक एक लाइन छोड़ते जाना, ये एक्टिव है। आई नो हिम, एक एक लाइन छोड़ते जाइएगा, यहां पे मैं पैसिव बनाऊंगी। द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल अमेज्ड मी या अमेज्ड हर। पहले ये तीनों लिखो, फिर मैं एक और लिख देती हूँ। यहाँ पे ना रिजल्ट की जगह न्यूज लिख लो, द न्यूज सरप्राइज्ड मी, ठीक है। और यहाँ पे मैं द रिजल्ट्स लिख ली हूँ, द रिजल्ट्स सेटिस्फाइड द टीचर, इतना लिखिए पहले। थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है क्राउडेड, भरा हुआ है। फेस्टिवल्स के समय द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विथ कस्टमर्स। स्टार्टेड नहीं है, स्टार्टल्ड है। स्टार्टल्ड मतलब भी होता है एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, स्टार्टेड नहीं है। स्टार्टल्ड, TLED, स्टार्टल्ड। ओके, गलत नहीं लिखा है मैंने, सही लिखा है। स्टार्टेड नहीं होगा, स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मतलब भी होता है सरप्राइज हो जाना। ये मत समझ लेना कि मैम गलती लिखी है, सही लिखा है, LED होगा।
थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है क्राउडेड। अपना बनाया नोट्स आपका याद रहता है, ये रहता है, वो रहता है ना। पैरासाइट्स मत बनिए, मेहनत करिए तभी रिजल्ट आएगा। अभी कल मेरी एक बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, जिसका मैंने सैटरडे को उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। बड़ा बड़ा अच्छा से गर्ल ने बात किया। ओके, ऑल इंडिया रैंक 7 है, AIR 7 है CPO में, ठीक है। और नो डाउट दिल्ली पुलिस ही मिला है, दिल्ली का ही वो था। और भी एग्जाम्स निकाला था, CHSL वगैरह का निकाला था, मुंबई वगैरह पोस्टिंग था तो वो नहीं गई थी। इतने अच्छे से इस गर्ल से, ठीक है, इस गर्ल से जब मैंने बात किया ना, तो एग्जाम्स निकालने वाले बच्चे अलग ही टाइप के होते हैं और वही निकालते हैं। इनका नाम भी नहीं जानती। अन अकेडमी पे मुझसे पढ़ती थी, अन अकेडमी पे मुझसे ये पढ़ती थी। बाद में इन्होंने अचीवर 1.0 वाला शायद प्रैक्टिस बैच लिया था, और फिर यूट्यूब पे भी फॉलो करती थी। तो ऑल इंडिया रैंक तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मथुरा से है, उनसे मैं ऑफिस में आके एक इंटरव्यू लूंगी, बात करूंगी। बोला है कि मैम मैं सैटरडे को आऊंगी। देखो अगर सैटरडे आ पाती है। एग्जाम निकालने वाले बच्चे ना, PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, हर दिन लाइव क्लास में एकदम अटेंडेंस लगा के आएंगे और यही सब बोलने के लिए, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये हुआ वो हुआ। और एकदम बिटर ट्रूथ है, कड़वी सच्चाई है कि जिनका सिलेक्शन होता है ना, मैं उनका नाम भी नहीं जानती। वो लास्ट में बोलते हैं कि मैम मैं कमेंट नहीं करता था, मैं रिकॉर्डेड देखता था, या कमेंट करने का टाइम नहीं होता है ना, कमेंट करेगी क्लास में, समझे। ओके, तो देखो द न्यूज सरप्राइज्ड मी। तो आप क्या करोगे, आपकी तो हैबिट हो गई है बाय लगाने की। न्यूज हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मी को आई बना लो, पास्ट टेंस है, सरप्राइज तो पास्ट कर लो, आई वॉज सरप्राइज्ड। और हमें तो हैबिट हो गई है बाय लगाने की, एक्टिव से पैसिव बनाते समय। ये वाला एक्टिव है, इसका पैसिव बना रही हूँ। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। इसका रिफिल बदलवाना होगा, ठीक है। तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज लगा दोगे, बट सरप्राइज वर्ड कभी भी, ओके सॉरी, सरप्राइज वर्ड कभी भी अपने साथ बाय नहीं लेते। आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज, ठीक है। आई नो हिम, इसका क्या कर दोगे, हिम का ही बनाओगे, आई नो हिम। और प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है तो इज लगाओगे, ही इज नोन बाय मी, यहाँ पे बाय लगा दो। गलत है, नोन वर्ड अपने साथ बाय नहीं लेता है, नोन वर्ड अपने साथ टू लेता है। टू 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 टू। हाँ, तो हम भी निकालेंगे तो चुपचाप बैठ के क्लास करना है, ज्यादा कमेंट नहीं करना है। द ब्यूटी ऑफ द ताज, गर्ल्स ने बहुत निकाला है, गर्ल्स का सोच रही हूँ अलग से इंटरव्यू किया जाए CPO में। वही टीचर अगर क्लास ले रहे हैं तो भाई लिखेंगे, समझेंगे, और उसी में हम टाइम निकाल के कमेंट भी करेंगे। इतना टाइम कहाँ से है आपका। द ब्यूटी ऑफ द ताज अमेज्ड हर, ठीक है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ तो शी, और पास्ट टेंस है ना अमेज्ड, तो शी वॉज अमेज्ड बाय मत लगाना, लगा दोगे शी वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। अमेज्ड के साथ भी, अमेज के साथ भी आप क्या नहीं लगाओगे, बाय मत लगाना, अमेज के साथ एट लगाना, एट एट एट। द रिजल्ट सेटिस्फाइड द टीचर। अब टीचर से स्टार्ट करते हैं, टीचर ऑब्जेक्ट है। द टीचर वॉज सेटिस्फाइड बाय नहीं होगा, द टीचर वॉज सेटिस्फाइड के साथ विथ। तो अलग अलग यहाँ पे प्रेपोजिशन लग रहा है, ठीक है, प्रेपोजिशन लग रहा है बट अलग अलग, विथ 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 विथ। देखो कम्युनिटी पे कितने सारे बच्चे सिलेक्शंस अपना दे रहे हैं। और बड़ा दिल्ली पुलिस वगैरह में सोचो, आपने कुछ दिन हेड कांस्टेबल के रूप में काम किया,
ठीक है, ये बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। हेल्थ कांस्टेबल के रूप में आपने काम किया और फिर आपका एसआई में सिलेक्शन हो जाता है, उसी डिपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस में आपका एसआई में हो जाता है, ये बड़ा अच्छा वाला एक फीलिंग आता है। अभी और भी एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो यहाँ पे ना बाय प्रेपोजिशन तो यूज नहीं होगा, बट प्रेपोजिशन यूज होगा, बट वर्ड के साथ प्रेपोजिशन बदलता है। शॉक्ड के साथ, सरप्राइज के साथ, अमेज्ड के साथ एट लगाते हैं। ठीक है, नो के साथ टू लगाते हैं, सेटिस्फाइड के साथ विथ लगाते हैं। और भी दे रही हूँ एग्जाम्पल्स। शी वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटी नहीं होगा, शी वॉज अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। लिख लिया होगा। फिर मैंने लिखा द कस्टमर्स थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब है भीड़ लगाना। द कस्टमर्स थ्रॉन्ग द शॉप्स। कस्टमर्स, लोग शॉप्स में भीड़ लगाते हैं। ओके, और ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट होता तो ईडी लगता, अब ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, द शॉप्स, इसका बना रही हूं द शॉप्स। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट शॉप्स को लिखा और प्रेजेंट टेंस है तो वर नहीं लगाओगे, आर। द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड बाय कस्टमर्स नहीं होगा, द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विथ कस्टमर्स। ओके, थ्रॉन्ग्ड विथ। थ्रॉन्ग्ड विथ का मतलब होता है क्राउडेड विथ। थ्रॉन्ग्ड विथ का मतलब है क्राउडेड विथ। पुरानी पुरानी वाले क्लासेस देखिए। प्रिंस गुप्ता, आपने आज ही बैच खरीदा है ना, तो आप पहली क्लास से देखना शुरू करिए। ओके, आपको सीक्वेंस में सब समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा स्पीड में पहला क्लास से देखना शुरू करिए। थ्रॉन्ग के साथ विथ होता है। फिर मैंने लिखा द स्नो कवर्स द स्नोज, सॉरी, द स्नो कवर्स द माउंटेन्स। पहाड़ों को बर्फ पहाड़ों को कवर करता है। ठीक है, माउंटेन्स को। तो इसका पैसिव बना दो द माउंटेन्स। द माउंटेन्स है, ठीक है, और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है ना, और माउंटेन्स प्लूरल है तो वर मत लगाना। ईडी रहता ना, कवर्ड रहता तो वर लगाते। द माउंटेन्स आर कवर्ड बाय नहीं होगा, कवर्ड विथ स्नो। ठीक है, कवर्ड के साथ भी विथ लगाना, बाय मत लगाना। कभी कभी वर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशंस बदलते हैं। स्टेनो के लिए ए टू जेड वो कैप करे या समुद्र मंथन। ए टू जेड वो कैप तो प्रैक्टिस है ना। ओके, ए टू जेड का पूरा वो कैप वो तो प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस तो तभी करोगे ना जब पहले पढ़ोगे। तो पहले आप समुद्र मंथन करो। ठीक है, समुद्र मंथन वाला बैच को अच्छे से करो, तभी तो समुद्र मंथन में मैंने वर्ड्स को याद करने का तरीका बताया। जब वर्ड्स याद हो जाएंगे तभी तो जाके प्रैक्टिस कर पाओ। शॉप्स तो सिंगुलर है, आर क्यों लगाया जबरदस्त। तो ये क्या है, शॉप क्या है, शॉप। शॉप का मतलब है एक दुकान, द शॉप इज। और शॉप्स मतलब बहुत सारे दुकानें, दुकानों में। आर तो कौन बोल दिया कि शॉप्स तो सिंगुलर है। शॉप सिंगुलर है, शॉप्स प्लूरल है।
ओके पंकज, शॉप्स, शॉप्स प्लूरल होता है ना, एस लगा, आर लगा है, आर। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक बेसिक किया, अब हम अलग अलग सेंटेंसेस का करेंगे। ठीक है, अलग अलग सेंटेंसेस का करेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, यहां तक किया ना। हम्म, एक मिनट, पहले आप ये सब छोड़ो। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक किया कि टेंस एंड वॉइस को जोड़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में और पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कैसे कैसे बदलता है। ये जो मैंने ऐसा टेबल बना के बताया था वो बता दिया था। फिर हमने क्या किया कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया, पैसिव दो तरीके से बनता है। ठीक है, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आता है, एक प्रेपोजिशन का होता है, एक वर्ब का होता है, तो हमें वर्ब से पैसिव बनाना होता है। फिर हमने किया कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। कहीं कहीं पे बाय का यूज तो नहीं होता है, बट वर्ड के अकॉर्डिंग कहीं पे एट आ जाता है, कहीं पे विथ आ जाता है, कहीं पे टू आ जाता है। इतना हमने बेसिक किया। अब हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग सेंटेंसेस का। सबसे पहले हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक सेंटेंस। पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंस का करेंगे, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस का करेंगे, ऑर्डर वाला। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की निशानी क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और एक चीज याद रखना है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में भी रख सकते हो। जब हम वॉइस में इंटरोगेटिव सेंटेंस को बदलते हैं ना, ठीक है, याद रखना है, जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस का, तो वहां पे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना, वो बदलता नहीं है। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है, ये क्यों बता रही हूं, ताकि ये आपको हेल्प करे ऑप्शंस को छांटने में। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, रहेगा रहेगा। ठीक है, लेकिन यही चीज जब हम नरेशन पढ़ते हैं ना, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो अगर हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है। जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर एक्टिव पैसिव में अगर हमारा क्वेश्चन एक्टिव में हो और क्वेश्चन मार्क लगा है, तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। या सेंटेंस पैसिव में दिया है और उसको एक्टिव में बदलना है, तो वहां पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क्स हटता नहीं है। ओके, एक्टिव से पैसिव बदलो या पैसिव से एक्टिव बदलो, तो वहां क्वेश्चन मार्क हटता नहीं है। और जब क्वेश्चन मार्क नहीं हटेगा ना, तो वहां पे इन्वर्जन होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क रहेगा। और आपने तो पढ़ा है कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। लेकिन हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगी वहां भी बताऊंगी, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस में तो इन्वर्जन रहता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन रहता है। जब इसका इनडायरेक्ट बनता है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है, और फुल स्टॉप में बदल जाएगा तो इन्वर्जन नहीं होगा। ओके, इन्वर्जन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना। हो सकता है ये नहीं समझ में आया हो। ओके, फिर से समझाती हूँ, फिर से आपको समझा रही हूँ। देखो, मैंने लिखा हु रोट द बुक, ये एक्टिव वॉइस में। ठीक है, ये नरेशन वाला सेंटेंस नहीं है, क्योंकि नरेशन वाला सेंटेंस ना ऐसा वाला होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स वाला। हु रोट द बुक, बुक को किसने लिखा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और क्या करेंगे ना, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसका दो तरीके से पैसिव बनाएंगे, लिखना कुछ भी नहीं है। ओके, बाय हुम, ये आप बोलोगे कि मैम हु वाला सेंटेंस में बाय हुम आपने कैसे लगा दिया, वो मैं सब डिटेल में समझाऊंगी। बट अभी जो मैं बताना चाह रही हूँ उस पर ध्यान दो। बाय हुम द बुक वॉज रिटन, देखो एक ऑप्शन में आपका ये डालेंगे। ठीक है, बाय हुम, ये परेशान नहीं होना कि मैम ये हु बाय हुम में कैसे बदला, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगी। ओके, हाँ। और दूसरा ऑप्शन आएगा बाय हुम, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में। ठीक है, पैसिव में नहीं है, पैसिव में होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ना। अब आपको ऑप्शन में ना पैसिव बना के एक ये ऑप्शन देंगे और एक ये ऑप्शन देंगे, बाय हुम वाज द बुक रिटन।
अब बोलोगे कि अरे दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, सेम ही तो है। नहीं, ये सेंटेंस सेम नहीं है। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ जो है ना सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है नो इन्वर्जन। इन्वर्जन नहीं हो रहा है। इन्वर्जन कब होता है, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। सब्जेक्ट से वर्ब आ गया, पहले वर्ब आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, एक में इन्वर्जन हो रहा है और एक में इन्वर्जन नहीं हो रहा है। अब आपको डिसाइड करना है ना कि इन्वर्जन चाहिए या नहीं चाहिए। और अभी आपने पढ़ा है कि अगर हमारा एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है ना, तो पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में नहीं बदलते हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। एक्टिव पैसिव में पंचुएशन मार्क्स हटता नहीं रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां तो इन्वर्जन होगा। बट इस सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा, तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है। ओके हाँ, अभी मैं वही बता रही हूँ अमन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नरेशन एंड वॉइस। वॉइस में इन्वर्जन होता है, क्यों, क्योंकि एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां पे इन्वर्जन होगा। यहाँ पे नहीं हो रहा था, ये गलत हो गया। और टेंस, और दूसरा डिफरेंस क्या है कि नरेशन में टेंस बदलते हैं, कभी कभी नहीं भी बदलते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में नरेशन में टेंस बदलते हैं। बट एक्टिव पैसिव में टेंस बदलता ही नहीं है। एक्टिव पैसिव में सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट ही रखना है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसको पास्ट में नहीं बदलोगे, पास्ट परफेक्ट में ही रखो। ओके ये क्लियर है, इतना दूर क्लियर है। अभी मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाला भी समझा देती हूँ। बस मेरे को कहने का मतलब है ना कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय इन्वर्जन रखना है, और इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं हटता है ना, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में नहीं बदल रहा है, पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा। ओके अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताती हूँ। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा वाला आप करते हो ना इंटरोगेटिव का, ही सेड, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमर्स में है ऐसा वाला, इसको ओपन इन्वर्टेड बोलते हैं, इसको हम लोग नरेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये है क्लोज इन्वर्टेड। तो ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच वाला, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके ये भी प्रश्नवाचक सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो इसका ऐसे बनेगा, ही आस्क्ड, बाद में करेंगे कि मैम सेड आस्क्ड में कैसे बदला, ही आस्क्ड व्हाट, ठीक है, इसका ऑप्शन ऐसा आएगा, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ना, अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो फुल स्टॉप में बदल जाएगा। ठीक है, ही आस्क्ड व्हाट वाज आई डूइंग। अब देखो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है कि यहां सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है कि इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ पे नो इन्वर्जन। अब आपको डिसाइड करना है, एक्टिव पैसिव में तो इन्वर्जन रखना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क हटा नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल गया, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में कभी इन्वर्जन होता ही नहीं है। तो ये सही, ये सही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, नरेशन में फुल स्टॉप में बदल जाता है, बट नरेशन में क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में तब बदलता है ना, क्वेश्चन मार्क तो डायरेक्ट स्पीच में होता है। डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमर्स होता है। तो इनडायरेक्ट करते समय ना क्वेश्चन मार्क हट जाता है, फुल स्टॉप होता है। बट कभी आपके एग्जाम में ऐसा आ गया, ओके आपके एग्जाम में ऐसा आ गया कि क्वेश्चन दिया हुआ है इनडायरेक्ट में, ठीक है, इनडायरेक्ट में तो फुल स्टॉप होता है और आपको डायरेक्ट में बदलना है। जब उल्टा करोगे तो डायरेक्ट में तो क्वेश्चन मार्क आता है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा तो इन्वर्जन रखना, ठीक है, हटेगा तो देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क आया तो इन्वर्जन रखा, यहाँ पे हटा तो इन्वर्जन भी हटा दी। ओके इतना दूर क्लियर है, बस मुझे क्या बताना था, क्योंकि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है ना तो आधा ऑप्शन में वो खेल खेलते हैं इन्वर्जन का। क्लियर है इतना दूर। नरेशन में तो इन्वर्जन, सॉरी एक्टिव पैसिव में तो इन्वर्जन रखना ही है क्योंकि वहां पे क्वेश्चन मार्क हटता नहीं है, लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे ना तो फुल स्टॉप आ जाएगा, फुल स्टॉप में इन्वर्जन मत रखना। लेकिन जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओगे तो फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इन्वर्जन रखना।
इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन का होना जरूरी है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में याद रखना, मैंने इन्वर्जन पढ़ाते समय आपको बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हाट, हु और व्हाई से नहीं बनता है। फुल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क चाहिए। जैसे लिखा ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग, तो आप सोचोगे कि अरे ये सेंटेंस तो व्हाट लगा है, व्हाट वाला सेंटेंस तो प्रश्नवाचक होता है। सेंटेंस प्रश्नवाचक व्हाट से नहीं होता है, सेंटेंस प्रश्नवाचक इससे होता है। बट ये सेंटेंस में फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब चाहिए। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता व्हाट यू आर डूइंग, अब ये सेंटेंस में मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, यही चीज मुझे बताना। चलो, पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस तो कितने सारे चीजों से बन सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से बन सकता है, हुम से बन सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस वाई से बन सकता है, व्हाट से बन सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस वॉज या वर से भी बन सकता है, इज एम आर से भी बन सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस विल से भी बन सकता है, वुड से भी बन, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत सारी चीजों से बन सकता है। डू डज डिड से भी बन सकता है, अलग अलग करेंगे। ओके, डू यू स्टडी एवरी डे, डिड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, शैल आई गो देयर, एम आई लुकिंग प्रिटी, आर यू रेडी, वॉज ही प्रेजेंट, who was present, whom did you help, why did you help, when, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का बहुत सारा वर्ड्स है। ओके, बहुत सारा है। ठीक है, तो हम हु और हुम से स्टार्ट करें। हु और हुम वाला बर्बर के एग्जाम्स में आता है। ठीक है, हु और हुम वाला एग्जाम्स में आता है बहुत, तो अलग अलग करेंगे, सबको अलग अलग डील करते हैं। तो पहले आप लिखो यहाँ पे, जब भी हमारा वाक्य, ठीक है, जब भी हमारा सेंटेंस अगर हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव बाय हुम लगाना। सबको पता है कि हु किसके लिए यूज होता है, हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, और हुम किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। तो आप बोलोगे कि मैम हु की जगह, हु के बाय के बाद हु क्यों नहीं लगा रहे, बाय के बाद हु क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता। बाय हु कभी मत लिखना ही मत, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है ना, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो बाय लगाना है। ठीक है, हु का बाय हु। ओके, अगर हमारा सेंटेंस हुम से स्टार्ट हो सपोज, तो वहां पे हु लगाना। पहले इतना लिखो आप, ठीक है, इतना लिखो, फिर मैं इसमें बहुत सारे वैरायटीज है, कैसा कैसा ऑप्शंस आ सकता है। कैसे कैसे ऑप्शंस आ सकते हैं ना, हर ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्टिव वॉइस में है, हु रोट द रामायण। ठीक है, एक ऑप्शन में देंगे, ये एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क, एक्टिव में है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क हटाना नहीं है, रखना है। एक ऑप्शन में देंगे ये बाय होम वॉज द रामायण रिटन। तरह तरह का ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूं। और दूसरा ऑप्शन में देंगे बाय होम, लिखो पहले आप, एन है, एन थोड़ा सा कर्सिव कर दिया है ज्यादा। लिखिए पहले, क्वेश्चन मार्क नहीं हटाना, क्वेश्चन मार्क रखना।
अक्टूबर में पेपर है, स्टेनो का कंप्लीट हो जाएगा इतने टाइम। आपका सिलेबस मई लास्ट में खत्म होगा। अक्टूबर में पेपर है, मई लास्ट में खत्म होगा। वो लक्ष्मी में हम लोग जब नरेशन पढ़ेंगे ना, वहां पे ए फॉर वेदर वाला यूज करेंगे, कंजंक्शन, ये सब नरेशन में होगा। बच्चों का क्या बोला जाए, पता नहीं कहाँ से इतना ज्यादा इल्यूजन और भ्रमित होकर आते हैं। जब ना स्टेनो का एग्जाम आने वाला होगा ना, मैम स्टेनो का अलग से बैच लेके आइएगा मैम, प्लीज मैम स्टेनो का बैच अलग लाइएगा। और इधर तब तक स्टेनो का रिजल्ट आ गया, ठीक है, स्टेनो का बीच में रिजल्ट आ गया और इधर बच्चे भर भर के सिलेक्शंस देना शुरू करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे सिलेक्शंस देते हैं उनसे बुलवाती हूँ कि बोलो कि हमने मैम से स्टेनो का कोई अलग सा बैच नहीं लिया था, हमने मैम से सिर्फ इंग्लिश पढ़ा था, ठीक है। तब उनकी आत्मा जागेगी कि अरे स्टेनो का बैच, सीपीओ का बैच कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंग्लिश का बैच होता है। तब भर भर के जब सिलेक्शंस देखेंगे ना, तब लगेगा अरे ये बच्चे ने तो अलग से कोई बैच नहीं लिया था स्टेनो का, इनका तो इसी बैच में हुआ। फिर उसी तरह से सीपीओ के बच्चे भी अलग से बैच मांग रहे थे, अलग से सीपीओ का बैच मांग रहे थे, और इधर सीपीओ का भर भर के सिलेक्शंस आ गया। ओके, भर भर के सिलेक्शंस आ गया, तब उनको लगेगा कि अरे सीपीओ में भी तो इंग्लिश ही पढ़ा था। आत्मा जागती है कि कुछ नहीं होता है, सीपीओ स्टेनो सब इंग्लिश होता है। तो बैच तो टीचर अपने से टाइम से करवा देंगे, आप देखो कि आप कितनी एनर्जी से प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है, कितनी एनर्जी लेवल आपके साइड से है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट कितना डाल रहे हो प्रैक्टिस में। देखो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ऐसा ऑप्शंस दोनों आएगा ही आएगा। दोनों जगह ऑप्शन क्या दिख रहा है कि ये जो रामायण सब्जेक्ट है ना, इसके पहले वर्ब आ रहा है, और सब्जेक्ट से पहले जनरली सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, कर्ता के बाद क्रिया आता है, ठीक है। बट उल्टा कब हो जाता है, इन्वर्जन किसको बोलते हैं, उल्टा। उल्टा कब हो जाता है, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। तो ये तो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, और इस यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, उल्टा हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। तो ये तो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है, पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां इन्वर्जन होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन रॉन्ग। सीडीएस के बच्चे भी वही है, पूछो जो जो बच्चों ने सीडीएस निकाला था, सबको यही बैच पढ़ा हुआ है। जाके देखो सीडीएस वाले एक इंटरव्यू में, पिछले साल या ये साल, मैंने तो वो इंटरव्यू देखा भी नहीं, वो तो यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था, जो टॉपर थे सीडीएस इंग्लिश में, त्राली मैम चैनल को फॉलो किया था। क्या है, सब सेम है, सेम ही है। जब तक आपका एग्जाम निकलेगा नहीं ना, तब तक नहीं पता चलेगा। एक को देखो, आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एडवर्ब। अब ये इसको मतलब ये कंफ्यूजन का, ये बोल रहा है कि मेरे को प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कौन सा कंफ्यूजन है, ये दुनिया में पहली बार कंफ्यूजन सुना है कि मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडवर्ब के बीच में कंफ्यूज हो रहा हूं। ओके, ये तो वही बात हो गई कि मैं कोलगेट और सर्फ एक्सेल में कंफ्यूज हो रहा हूं, ये तो वही बात हो गई। ये दोनों का कुछ कंपैरिजन है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मैं कोलगेट से ब्रश करूं या सर्फ एक्सेल से करूं, मेरे को इसी में कंफ्यूजन हो रहा है। ये कौन सा कंफ्यूजन है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है आईएनजी फॉर्म में और एडवर्ब होता है। तो और भी सेंटेंसेस दे रही हूं, तो ध्यान रखना कि जब भी एक्टिव पैसिव बनाओगे ना, एक्टिव से पैसिव हो या पैसिव से एक्टिव हो, इन्वर्जन रखना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं हट रहा है ना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं हट रहा। और भी दे रही, कभी कभी ऐसा भी होता है, हु वाला सेंटेंस क्या से शुरू होता है, हु वाला सेंटेंस बाय हुम से शुरू होता है। अगर हु है ना, तो उसका पैसिव बनाते समय बाय हुम लगाना, कभी भी बाय हु लगाना ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता। अभी मैं इसका और भी कर रही हूँ, एक दो बार ऑप्शंस ऐसे भी आए, बाय होम तो हम शुरू में लगाते हैं, ऐसा भी आ सकता है।
जैसे हु डिड द वर्क, ठीक है, ऐसा भी आ जाएगा। ये एक्टिव है और इसका पैसिव है, ऐसा दो आ जाएगा। द वर्क वॉज डन बाय होम, ठीक है, और एक आ जाएगा, कभी कभी बाय होम बाद में भी करते हैं, बाय होम वॉज द वर्क डन, ठीक है। अब देखो दोनों सेंटेंस, कभी कभी वो क्या करते हैं, बाय होम को लास्ट में ले आते हैं, और कभी कभी बाय होम शुरू में ही आ जाता है, ठीक है। कोई एग्जाम था, एक स्टूडेंट ने मुझे ऑनलाइन भेजा था, कोई पेपर वगैरह, पोस्ट ऑफिस का एग्जाम था, 30 मार्क्स का इंग्लिश था। तो उनके ऑप्शंस में ना, उनके ऑप्शन में ये वाला नहीं था, नीचे वाला नहीं था, उनके पेपर में ये वाला ऑप्शन था, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मैम हु वाले में तो हम बाय होम से बनाते हैं ना, और बाय होम को शुरू में रखते हैं, बट हमारे पेपर में क्या था कि बाय होम को उन्होंने लास्ट में रखा था, ओके। और बाकी 3 ऑप्शन में से कोई फिट ही नहीं बैठ रहा था, यही बैठ रहा था। तो बाय होम को हम शुरू में भी लगा सकते हैं, ठीक है, और बाय होम को हम बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता ना तो हम इसको टिक करते, ठीक है, ये नहीं होता। लेकिन एसएससी में कई सेट्स में दोनों ऑप्शंस आए, ठीक है, कभी बाय होम को शुरू में लगा दिया, कभी बाय होम को बाद में लगा दिया, तो हम इसको टिक नहीं कर सकते। हमें मजबूरी में ना इसको टिक करना पड़ता अगर ये नहीं होता तो। लेकिन जब ये है और ये भी है तो बता रही हूं इसको मैंने आंसर क्यों टिक किया। ये देखो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन नहीं हो रहा है। लेकिन ये सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क में तो इन्वर्जन चाहिए ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो हमें तो इन्वर्जन चाहिए, इसमें इन्वर्जन हो रहा है इसलिए। अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी इसको देंगे। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है और बाकी का 3 ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है, तब हम मजबूरी में चलो बाय होम को लास्ट में मान सकते। ओके, तब बी राइट होता, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस में तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट से बाद वो अब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए, इसमें हो रहा है, ये राइट है। अगर ये नहीं होता तो हम इसको टिक, ओके। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द वर्क थोड़ी होगा हु कहां से लगा दोगे, हु वॉज द वर्क बाय होम। और एक बताती हूँ, यहाँ पे भी बच्चों ने रॉन्ग किया था, यहाँ पे रॉन्ग क्या किया था, हु नोज इट, ठीक है, हु नोज इट कौन जानता है, बाय हु है, तो एक है बाय होम, बाय होम इट इज नोन, ठीक है, एक ऑप्शन में आएगा ये, और दूसरा आएगा बाय होम इज इट नोन, ठीक है। इट हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको यहाँ पे आके सब्जेक्ट बना दिया, बाय होम इट इज नोन और बाय होम इज इट नोन। चलो बताओ कौन सा करेक्ट, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा होगा ना डिफरेंस, क्या है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन नहीं हो रहा। आप डिसाइड करो इन्वर्जन चाहिए या नहीं चाहिए। चलो बताओ।
फर्स्ट सेंटेंस में इन्वर्जन होता तो वो भी करेक्ट होता, बट हो नहीं रहा है ना। कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? आंसर बताना। देख रही हूँ, देख रही हूँ कि कितना दिमाग चल रहा है। वैसे दोनों रॉन्ग है। आप बोलोगे कि दोनों रॉन्ग कैसे कर दिया मैम, इसमें तो इन्वर्जन हो रहा है, ये करेक्ट होना चाहिए। इन्वर्जन हो रहा है, यही गलती बच्चे करके आ गए कि इन्वर्जन हो रहा है तो करेक्ट होना चाहिए। बट आप भूल गए कि नोन वर्ड अपने साथ बाय कभी लेता ही नहीं। बाय नहीं लेगा, होना चाहिए था टू होम होता, तब जाके ये करेक्ट हो जाता। हाँ, हर जगह आप क्या कर रहे थे कि अगर हु आ गया तो उसका पैसिव तो हम बाय हुम लगा रहे थे, बट यहाँ पे नो वर्ड आ गया। ठीक है, नो वर्ड, और नो वर्ड कभी भी बाय नहीं लेता है। यहाँ पे बाय की जगह टू 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 बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन में इन्वर्जन तो हो रहा है, सही है, बट बाय गलत लग गया। ये वाला क्वेश्चन बच्चा रॉन्ग करके आ गया, तो उसको तो लग रहा था अरे हु वाला बाय होम करना है, बट ठीक है, हर जगह होम करते हैं, बट नो वर्ड आ गया ना, नो वर्ड आ गया, टू लगेगा। टू whom it is known, to whom is it known। ये थोड़ा सा जानबूझकर किया कि ये भूलो नहीं आप। बहुत सारे बच्चे, अब नवरात्र शुरू हो रहा, जितने भी हमारे 2 साल 4 साल 5 साल पुराने वाले साइड से बच्चे ना, सब विशेष भेजते हैं। अच्छा लगता है कि ये अपने टीचर को याद रखें, 5-5 साल पुराने स्टूडेंट्स। ओके, और कुछ तो और भी पुराने विशेष भेजे हैं, याद रखते हैं हैप्पी नवरात्र। तो मैं आज के दिन बस गॉडेस दुर्गा से यही प्रे करूंगी ना कि ये जो बच्चे यहाँ पे बैठ के स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो जेन्युइनली पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि भाई कुछ ऐसा करिए ना कि नेक्स्ट ईयर ये भी मुझे हैप्पी नवरात्रा का अपने ऑफिस से मैसेज भेजे। ठीक है, अपने ऑफिस से मुझे भी अगले साल टू होम इज इट मैसेज भेजते हुए मिले, घर से नहीं, ऑफिस से। तो चलो हु वाला तो किया है हमने, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। अब चलो होम वाला करते हैं। ठीक है, होम वाला। ओके, अब मैंने लिखा whom did you help, पास्ट टेंस है, आपने किसकी हेल्प की, whom did you help। अब इसका बताओ कैसे बनेगा, अगर हु आ गया, whom आ गया तो हु से बनेगा, कैसे बनेगा? सारा जीवन याद रखूंगा, सारा जीवन याद नहीं रखना है। ओके, बस 1-2 साल तक याद रखना है अपने टीचर को अच्छे से, और लास्ट में ना साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना, और मिला छुटकारा। साई ऑफ रिलीफ, ये आपको क्लोज टेस्ट में मिल जाएगा। साई ऑफ रिलीफ का मतलब है राहत की सांस लेना। अरे सुबह सुबह आके मैम टॉर्चर शुरू कर देती थी। हु डिड यू हेल्प, हुम डिड यू हेल्प, तो हुम है तो हु से बनेगा, और सेंटेंस पास जा रहा है, हु वॉज, पास जा रहा है ना, हु वॉज हेल्प्ड बाय यू, बाय यू। ओके, हु वॉज हेल्प, वेरी गुड सौविक, हु वॉज हेल्प बाय यू। तो अभी अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑप्शंस के साथ लेके आई हूँ।
तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चंस। इसको फटाफट एक होम वाला नोट कर लीजिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है। अरे कहाँ चला गया? हाँ, ऑप्शंस के साथ करते हैं। whom does he look for? आप ना सारा ये क्वेश्चन उतारना और सारा ऑप्शन मत उतारना, जो करेक्ट होगा उसी को उतारना, जो करेक्ट होगा उसी को उतारना। हमारा वाक्य क्या से, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। ओके, लुक फॉर का मतलब है ढूंढना, सर्च करना। सारा उतारोगे बहुत टाइम लगेगा। हुम है तो हमारा वाक्य हु से शुरू होगा ना, हु से। तो अब देखो, अब इसने क्या किया है कि लुक फॉर का मतलब है ढूंढना और लुक आफ्टर का मतलब है केयर करना। इन्होंने तो वाक्य में मीनिंग ही बदल दिया है। अगर आपके वाक्य में लुक फॉर है ना, तो आपको भी लुक फॉर ही करना। ठीक है, कहाँ चला गया? हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम, उतार लीजिए, जो करेक्ट है सिर्फ उसको उतारिए। whom does he look for? who is looked for? सिंपली लुक्ड मत लिखना, फॉर है तो आपको भी फॉर रखना होगा। क्वेश्चन में एट होता तो आप भी एट नहीं छोड़ सकते, आपको भी एट करना होगा। लुक फॉर का मतलब है टेंड करना, केयर करना। ठीक है, उतार लीजिए, हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम। नेक्स्ट वाला, हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी? गांधी जी के इंटीग्रिटी को कौन क्वेश्चन कर सकता है? अब देखो, हु से शुरू है, हु से शुरू है तो उसका बाय हुम लगेगा ना, बाय हुम लगा के बनेगा। और यहाँ तो देखो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और यहाँ देखो गांधीज इंटीग्रिटी ये सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब आ रहा है। ओके, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और यहाँ पे देखो बाय हुम शुरू में आ रहा है और यहाँ पे बाय हुम बाद में आ रहा है। ठीक है, हु वाला सेंटेंस हु से तो नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और आपको बताना था, एक चीज और बताना था, उसको साइड में मैं लिखवा दूंगी। ये तो नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा कैन को कुड में बदल दिया है, टेंस नहीं बदल सकते एक्टिव पैसिव में। ओके, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो बाय हु वाला सेंटेंस तो बाय हुम से होगा ना, ये तो होगा नहीं। और बाय हुम गांधीज इंटीग्रिटी कैन बी क्वेश्चन, ये देखो यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है। बट क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है ना, इसमें तो इन्वर्जन चाहिए, ये भी हट गया। अब बाय होम शुरू में लगाया, बाय होम बाद में लगाया, बाय होम बाद में लगाया है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हो रहा है। सब्जेक्ट से पहले कैन वर्ब आ जा रहा है, आंसर इज। एक चीज मुझे और बताना है, मिस किया है, पहले आप इसको कर लो फिर लास्ट में लिखवाओ। बीओ, बाय होम कैन गांधी इज इंटीग्रिटी। यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस था? बाय होम तो ये भी है, बाय होम तो ये भी है, बट डिफरेंस क्या है ना, कि यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा था। बट क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है ना, इन्वर्जन चाहिए, तो इन्वर्जन चाहिए। देखो यहाँ हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। ठीक है, थोड़ा फटाफट लिखिए। दूसरा वाला, हु इनॉग्रेटेड द फेयर? फेयर का मतलब है मेला, मेला को किसने इनॉग्रेट किया सबसे पहले? बाय के साथ हु तो आता नहीं, बाय के साथ हुम आता है, ऐसे भी गलत है ये। और दूसरा, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा, बट यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ये तो ऐसे भी हट। ओके, ऐसे भी हट गया। और बाय के साथ हु नहीं होगा, बाय के साथ तो हुम होगा, ये तो ऐसे भी। अब आप बोलो कि बाय हुम यहाँ भी है, बाय हुम यहाँ बाद में है और यहाँ शुरू में है, और शुरू वाले में इन्वर्जन हो रहा है ना,
सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, बट यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप इन्वर्जन का सहारा ले सकते हैं ऑप्शन को छांटने के लिए। यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है, गलत है, यहाँ पे हो रहा है। सो दिस इज द करेक्ट है। फटाफट कॉपी करते जाइए। बाय whom was the fair inaugurated? ये करेक्ट आंसर है। सिर्फ इसको लिखिए और इसको लिखिए, चारों ऑप्शन नहीं लिखना है। आपको बहुत सारा शीट्स मिलेगा, ठीक है, वॉइस का बहुत सारा शीट्स डाला हुआ है। नेक्स्ट, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर? अगेन बाय हु है तो बाय हुम होना चाहिए, बाय के बाद तो होम आना चाहिए, तो हट ही गया। और बाय हुम वर यू आस्क्ड, और अगेन इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। हमें इन्वर्जन चाहिए क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ पे नो इन्वर्जन। तो फटाफट कॉपी करिए। हैप्पी नवरात्रि, सबको हैप्पी नवरात्रि। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये हो गया। हाँ, अब क्या करो ना, वहां पे थोड़ा सा आप क्या करो कि स्पेस लो, ठीक है, ये मैं बताना भूल गई थी। ओके, हु और हुम वाला अभी मैंने क्या बताया कि सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव हुम लगा के बनता है, और सेंटेंस हुम से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव हु लगा के बनता है। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया। ओके, ऐसा बताया मैंने। अब देखो यहाँ पे नोट डालो। कभी कभी क्या होता है ना कि वैसे तो हु वाला बाय हुम से बनता है, बट कभी कभी हु को हु ही छोड़ देते हैं। जैसे लिखा मैंने हु रोट द रामायण या हु रोट द बुक, तो आपने इसका कैसे बनाया था? बाय हुम। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, एक्टिव में है। ठीक है, इसका हम पैसिव कैसे बनाए थे? बाय लगा के, बाय हुम द रामायण वॉज नहीं होगा, वॉज द रामायण। पहले वर्ब लाओगे फिर सब्जेक्ट लाओगे, क्योंकि इन्वर्जन चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये भी सही है, ये सही है। ठीक है, अभी तक तो हमने ये यही सीखा है। ओके, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। बट कभी कभी क्या होता है ना, हु वाले सेंटेंस को हु ही छोड़ देते थे। ठीक है, हु वाले सेंटेंस को हु से ही स्टार्ट करते हैं और प्रेपोजिशन को बाद में डाल देते हैं। ये भी करेक्ट, ये तो करेक्ट है ही। और दूसरा वाला जो मैं लिख रही हूँ वो भी करेक्ट है। हु वॉज द रामायण लिख दिया है, बाय हुम वॉज द बुक रिटन। ठीक है, अब है हु वॉज द बुक रिटन बाय, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, ये भी गलत नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस देखना। हु वॉज द बुक रिटन बाय, ये भी गलत नहीं है, करेक्ट है। बट डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अगर बाय को शुरू में लगा रहे हो तो उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव केस डालना होगा, हुम डालना होगा। लेकिन हम बाय को लास्ट में रख रहे हैं, ठीक है, बाय को लास्ट में रख रहे हैं ना, तो हम हु भी लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं।
सही बोल। कोशिश करो कि मुझे आपका नाम ना पता चले, मुझे आपका नाम ना पता चले, मुझे सिर्फ सिलेक्शन के बाद मैं आपका नाम जानूं। इतने सारे लड़कियों का मैं कलेक्ट कर रही थी, सब हमारे स्टूडेंट्स है। ओके, और ये सब पेड बैच वाले, कुछ यूट्यूब भी होंगे, यूट्यूब का तो नाम लड़कियों का, विधि, पल्लवी, प्रीति, रेनू, हेमलता, फिर एक और प्रीति है, मुस्कान, वैशाली, अर्चना, सीमा, ये तो 7th रैंक। ये सारे जो हमारे लड़कियां हैं, मैं इनका नाम पहले से नहीं जानती थी। ठीक है, ये अचीवर, इसमें से कुछ अचीवर 1.0 के प्रैक्टिस बैच में भी थे, किसी का नाम मैं थोड़ी जानती हूँ, अचानक सिलेक्शन के बाद ही जान। तो अगर प्रेपोजिशन बाद में रहे ना तो आप हु लगा देना, लेकिन अगर प्रेपोजिशन शुरू में रहे तो हुम लगा। क्या है, मैं क्या करूं कि मेरा तीनों मैनेज हो जाए? क्या 3 चीज मैनेज करना है भाई? 3 चीज में क्या? पढ़ना, घूमना फिरना और सोशल मीडिया, तीनों कैसे मैनेज होगा? बुक बुक लिख दिया, गलती से रामायण लिख दिया था। अरे लिख लो लिख लो, बुक ही लिखो, बुक ही लिखो। लिख लो लिख लो लिख लो, गलती से भूल गई। मेहनत तो कर रहे हैं, सिलेक्शन भी देंगे। सबको सिलेक्शन चाहिए, सबको सिलेक्शन चाहिए, बट सिलेक्शन के लिए ये मत समझना, सिलेक्शन के लिए मेहनत तो जरूरी है, लेकिन राइट डायरेक्शन में मेहनत है। उस चीज के पीछे बहुत नहीं भागना है ना, जहां से आपको लग रहा है कि अरे इसमें तो जितना भी पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट का मैं बोल रही हूँ, लेकिन बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, चाहे चाहे इससे बहुत कम मार्क्स के आ रहे हैं, तो मैं इससे बेटर है ना अपनी एनर्जी वहां पे लगाऊं। हु वॉज द बुक रिटन बाय? ठीक है, ये भी सही है, दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है। देखो मैंने लिखा, हम्म, मैंने लिखा विथ होम डिड यू ट्रैवल? आपने किसके साथ ट्रैवल किया? ये भी सही है, विथ होम, यहाँ बाय नहीं लगाऊंगी, किसके साथ का सेंस आ रहा है, किसके साथ ट्रैवल किया, तो विथ प्रेपोजिशन है, उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, हु डिड यू ट्रैवल विथ, सही है, दोनों सही है। ये मैं रिलेटिव प्रोनाउन जब आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, जब हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे ना, हु और हुम पढ़ेंगे, हु हुम हुज, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, शुरू में प्रेपोजिशन आ गया तो हुम लगाना, अगर प्रेपोजिशन को बाद में रख रहे हो तो हुम मत लगाना, हु। मैंने लिखा एट होम आर यू लुकिंग, यहाँ पे बाय नहीं लगा रही हूँ, सेंटेंस का सेंस अलग है, आपने किसके साथ ट्रैवल किया, बाय नहीं लगाना, आप किसकी तरफ देख रहे हो, एट होम आर यू लुकिंग, ये भी सही है। कहने का मतलब ये है ना कि प्रेपोजिशन को शुरू में लगा रहे हो तो हुम लगाना, अगर प्रेपोजिशन को बाद में लगा रहे हो, हु आर यू लुकिंग एट, तो हु लगाना। अब आप बोलोगे मैम किसको प्रायोरिटी दे, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि एक तो हमने बाय होम वाले को इन्वर्जन के बेसिस पे छाड़ दिया, यहाँ तो दोनों जगह इन्वर्जन हो रहा है। देखो, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, यहाँ भी कैसे छाटेंगे, दोनों तो सही ही है। ओके, बाय होम वाला, बाय होम शुरू में आए, बाय होम बाद में आए, तो मैंने बोला था बाद वाले को प्रायोरिटी नहीं देना है, बाय होम जब बाद में आ रहा है तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, बट यहाँ तो दोनों जगह तो इन्वर्जन हो रहा है, तो ग्रामेटिकली सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं आए।
हे भगवान। लिख लिया है ना सबने? बस मुझे 1 मिनट दीजिए, ठीक है? 1 मिनट। बस 1 मिनट। चलो ठीक है। हाँ, चलो हु और हुम वाला ये वाला लिख लेना। कभी कभी ना हु बाय हु मतलब हुम वाला सेंटेंस हु से भी स्टार्ट हो सकता है, बशर्ते कि हु पहले हो और उसका प्रेपोजिशन बाद में हो। अगर प्रेपोजिशन शुरू में लगा रहा है तो हुम लगा देना। ओके, चलो ये वाला हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला ये लिख लो, जो हु और हुम वाला तो हमने काफी डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ डू डज डिड। अगर हमारा वाक्य डू डज से स्टार्ट हो, दोनों में डिफरेंस क्या है कि डू डज प्रेजेंट है और ये पास्ट, ठीक है? अगर हमारा सेंटेंस डू डज से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव क्या लगा के बनेगा? इज, एम और आर, ठीक है? अगर हमारा सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो तो वॉज वर। वॉज वर याद रखना, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वॉर। पहले ये लिखो। और सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो प्रेजेंट टेंस में आर, और आई है तो एम। लिख लीजिए। शुरू हो गया मोदी जी को लेकर। मोदी जी भी खुशी होते रहते होंगे, बच्चे हो, बूढ़े हो, यंग हो, सबको, यूएस के लोग हो, इंडिया के लोग हो, पाकिस्तान के लोग हो, सब उन्हीं के बारे में बात करते रहते हैं। जब मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने पोस्ट किया मतलब बच्चों का सिलेक्शन वाला पोस्ट डाल रही थी ना, बच्चों का सिलेक्शन वाला पोस्ट डाल रही थी सीपीओ का, तो एक लिख के भेजते हैं कि मोदी जी जब तक है तब तक जॉब कहाँ मिलने वाला है। अब मैं
टीचर हूँ, मुझे तो ये सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बच्चा भर भर के सिलेक्शन दे रहा है, सीपीओ में है, स्टेनो में है, सीजीएल में, इसीलिए बोलती हूँ ना कि आप स्टूडेंट्स को आसानी से गुमराह किया जाता है। ये सब में टाइम वेस्ट करके कुछ होने वाला नहीं है। मोदी रहे, मोदी ना रहे, ओके, आपको अपना सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। मोदी के रहने में भी ले सकते हो, मोदी जी ना भी रहे सिलेक्शन ले सकते हो। तो इन सारे बच्चों ने सिलेक्शन दिया है मोदी जी के रहने के दौरान ही ना, दौरान ही है। ये सब बोल बोल के अपना कमेंट कर करके क्या हो रहा है, आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सब जो भर भर के मोदी रेजिम में ही दे रहे हैं, तो चाहे कोई भी हो, देने वाला बच्चा अपना सिलेक्शन देता रहा है, दे रहा है और आगे भी देता रहे। ओके, तो डू डज आ गया तो इज एम आर लगा के बनाना, और डिड आ गया तो वॉज वर लगा के बनाना। चलो कुछ पहले छोटा सा 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बहुत सारा देने वाली हूँ। जैसे लिखा मैंने, डिड ही कंप्लीट, पहले डिड से करती हूँ। डिड ही कंप्लीट ऑल द वर्क। एक ऑप्शन में देंगे, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ओके, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी हमारा डू डज डिड से आ गया ना, सॉरी, जब भी डिड से आ गया तो हम या तो वॉज लगाएंगे या तो वर लगाएंगे। तो एक ऑप्शन में आएगा वॉज, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट बनाना है। वॉज ऑल द वर्क, ठीक है। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, सिंपल पास्ट है, बाय हिम। ये क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। और एक ऑप्शन में आएगा वर ऑल द वर्क, क्योंकि जब भी डिड आ गया तो वॉज वर लगाना है। वॉज वर में भी देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाना, आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाना। अब बताओ कौन सा होगा। वही वही बोल रही हूँ ना, मोदी अपना सब कर रहे हैं। क्या अरे हमारा, हम लोग को क्या बोलूं मैं। अब आपके दिमाग में आएगा मैम ऑल द वर्क है और ऑल तो प्लूरल होता है, बट ध्यान रखना ऑल सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अगर ऑल के साथ कोई काउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ऑल द वाटर और मैंने लिखा ऑल द बॉयज, बॉयज तो काउंटेबल है, तो ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ गया तब प्लूरल लगाना, लेकिन वाटर तो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर लगाना। उसी तरह ऑल द वर्क, आप ऑल देख के इसको प्लूरल मत समझ लेना, वर्क अनकाउंटेबल है। ऑल के बाद जो वर्क आया ना अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल चीजों के साथ सिंगुलर लगा। अगर ऐसा रहता है ना, डिड ही कंप्लीट ऑल द अरेंजमेंट्स रहता, उसने सारे इंतजाम कर लिए, ऑल द अरेंजमेंट्स रहता है ना, तो अरेंजमेंट्स तो प्लूरल है, ठीक है, अरेंजमेंट्स प्लूरल है, तब हम वर लगा। ऐसा भी आपको परेशान करने के लिए दे सकते हैं। पहले डिड वाला दे देती हूँ। प्रीवियस सेंटेंस में मैम सेकंड में बीइंग प्लस V3 नहीं आएगा। कौन सा सेंटेंस, एक बार मुझे बताइए, कौन सा सेंटेंस लिख के बताइए संतोष, मतलब कमेंट में लिख के बताइए कौन से सेंटेंस की बात कर रहे हो। वर मत लगाना, वॉज लगाना, ठीक है। अब मैंने लिखा, डिड वाला तो कर ही लिया, डज वाला करती हूँ। डू यू
हेल्प हर, क्या आप उसकी हेल्प करते हो? तो ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये वाला हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यू के साथ डज नहीं लगता, यू के साथ डू लगता है, ये लगा है। और हेल्प भी वर्ब है, मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। और जब भी हमारा सेंटेंस डू या डज आ गया तो इज एम आर लगा के बनाना। एम तो लगेगा नहीं, एम तो आई के साथ लगता है। अब हमें अपना सब्जेक्ट किसको बनाना? हर को। हर का ही शी बनेगा, शी के साथ आर नहीं होगा, इज होगा। इज, इज, हर को शी बना लो। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड कर दो, इज शी हेल्प्ड बाय यू। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, डज से स्टार्ट होता, डज ही हेल्प मी, क्या ये मेरी हेल्प करता है? तो डू डज डिड वाले में हम क्या लगाते? इज एम आर। लेकिन अभी हम आई को बनाने, मी को बनाने वाले हैं ना, तो मैं एम लगाऊंगी। एम, डज ही हेल्प मी, प्रेजेंट टेंस है, एम आई हेल्प्ड बाय हिम। छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखिए, प्रैक्टिस तो हम लेंदी सेंटेंस में करेंगे। सबका एक एक एग्जाम्पल दे दिया। ओके, डिड का दे दिया था, एक डू का दे दिया, एक डज का दे दिया। अब लेंदी सेंटेंस में प्रैक्टिस करते हैं। पिछले सेंटेंस में डिड वॉज में क्यों बदला? देखो है ना, डिड डिड, डिड सिंपल पास्ट टेंस में, तो वॉज में बदलेगा, वॉज या वर। एट होम आर यू लुकिंग, अच्छा उसमें था, उसको मैंने पैसिव नहीं बनाया था ना। अरे अरे, मैं समझ गई, मैं समझ गई, मैं समझ गई आपका प्रॉब्लम है। मैं समझ गई हूँ, मैंने दोनों को एक्टिव रखा था, बता रही हूँ, अभी लिख के बता रही हूँ। पहले आप इसको कॉपी करो। पहले आप इसको लिख लो, मैं आपका एम आई हेल्प बाय हिम, डज ही हेल्प मी, एम आई हेल्प बाय हिम। मी को मैंने बनाया है, मी का आई हो जाएगा ना, और प्रेजेंट टेंस है। इतना दूर क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए। और डज ही हेल्प यू रहे तो आर यू हेल्प्ड लगा देना। देख लेना, जैसे मैंने लिखा, डज ही हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करता है? तो ये जो आपने ही लगा, डज लगाया, ही के लिए लगाया, बट अभी यू के लिए लगाओगे ना, और डज से शुरू हो रहा है तो इज एम आर। तो देख लेना, आप यू को बनाओगे, और यू के साथ इज नहीं आता, एम नहीं आता है, आर आता है, तो आर लगा देना, आर, और यू को बनाओ, आर यू हेल्प्ड बाय हिम, ही का हिम बन जाए। डू यू नो एनी स्टेनो टीचर जो स्टेनो ऑनलाइन करवाते हैं? देखो मेरे को वो आइडिया नहीं। जब मेरी मुखर्जी नगर में क्लासेस होते थे ना, तो मेरे इंस्टीट्यूट के जस्ट नीचे एक बहुत अच्छा सा स्टेनो का इंस्टीट्यूट था। ओके, टाइपिंग स्टेनो का, वहाँ पे काफ़ी भीड़ होता था, बट वो तो ऑफलाइन था मुखर्जी नगर। ओके, ऑनलाइन का मुझे आइडिया नहीं। ये ना आपको स्टूडेंट्स ही हेल्प करेंगे, अमन। ऑफलाइन, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था मेरे इंस्टीट्यूट के जस्ट नीचे, काफ़ी, क्या नाम था, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ नाम था स्टेनो का। ओके, हाँ। हाँ, अब उनका कंफ्यूजन क्या था? ये उनका कंफ्यूजन था कि मैम इसका आपने पैसिव क्यों ना, मैंने दोनों को एक्टिव रखा था ना। मैंने लिखा हु आर यू लुकिंग एट, हु आर यू लुकिंग एट, ठीक है। और फिर मैंने लिखा एट होम, एट होम आर यू लुकिंग। ये दोनों सेंटेंस जो था ना, ये एक्टिव था।
मैंने पैसिव बनाया ही नहीं था, बस मेरे को वो बताना था ना। हाँ, ये मैंने एट होम आर यू लुकिंग, आप किसकी ओर देख रहे हो, दोनों सेंटेंस एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि पैसिव है ही नहीं ना, आईएनजी लगा, एक्टिव, दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, दोनों सेंटेंस एक्टिव है। अब मेरे को इसको पैसिव बनाना है ना, ओके, हु आर यू लुकिंग एट, अब मुझे इसको पैसिव बनाना है, ठीक है। अब पैसिव बनाते समय ये एट यहाँ पे लगा रहे हैं ना, एट होम, आप किसकी तरफ देख रहे हो, ओके, और यहाँ भी आप किसकी तरफ देख रहे हो, और अब आपको बोलना है ना आपके द्वारा किस ओर देखा जा रहा है, ओके, हु आर यू लुकिंग एट, तो यहाँ पे एट होम आर यू लुकिंग, तो इसका पैसिव बनेगा। मैं पढ़ती हूँ, एक सर है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं हमेशा, तो उनको गाइड कर दीजिए, ओके। एट, इसका पैसिव बना के देखो, आप किस ओर देख रहे हो, हु आर यू लुकिंग एट। पैसिव तो तभी बनता है ना, पैसिव तो तभी बनता है जब एक्शन ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक्शन ट्रांसफर होता है डूअर से। ये तो आप किसकी तरफ देख रहे हो, यहाँ पे ऐसा थोड़ी काम हो रहा है कि आई यू कोई काम कर रहा है और प्रभाव जाके किसी और पे पड़ा है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने हु हु रोड द रामायणा, तो यहाँ पे किसी के द्वारा रामायणा लिखा गया ना, ओके, किस लिखने का काम किसी और ने किया, बट लिखा तो रामायणा गया, ये तो यहाँ नहीं बनेगा, ओके। अच्छा पढ़ाते हैं, पिटमैन शॉर्ट हैंड क्लासेस बाय एस महाजा, देख लो, यहाँ नहीं बनेगा, एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हाँ, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, देख लो, कोई स्टूडेंट आपके पिटमैन कोचिंग को हेल्प करेंगे, देख लो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अब देखो, अब हमारा बच्चा क्या करेगा, इसमें तो ऑप्शंस बड़ा इजी है, बच्चा देखेगा अरे मैम यहाँ तो आई लगा है, ठीक है, और आपने बोला है ना कि जब भी आई लग गया तो एम से शुरू होगा, इस सेंटेंस का, इस ये जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये जो है वर्ब है, और आई हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने, आई ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, आई तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। हमेशा हुम, हमेशा अंजलि ये याद रखना है कि हुम वाला सेंटेंस हमेशा पैसिव थोड़ी होता है ये देखो, बाय हुम लगा के हम पैसिव बनाते हैं, हुम वाला सेंटेंस, हुम डिड यू हेल्प, ठीक है, तो ये आप बोलोगे कि मैम हुम वाला सेंटेंस तो पैसिव होता है ना, ओके, हुम वाला सेंटेंस तो पैसिव होता है, लेकिन ये पैसिव थोड़ी है, किसने बोल दिया कि हुम डिड यू हेल्प, आपने किसकी हेल्प की, हेल्प करने का तो ये सेंटेंस पैसिव थोड़ी है। हम पैसिव बनाते समय ना बाय होम लगाते हैं, बाय होम से पैसिव बनता है, बट अकेला होम से पैसिव नहीं बनता है। टाइम हो गया, चलो पहले इसको कर लेते हैं। बाय होम से कुछ बच्चे अपना पढ़ ही रहे हैं, पिटमैन। तो बताओ, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो गलती से भी ना इसको ऑब्जेक्ट मत समझना, ऑब्जेक्ट होता है ना तो आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, ये आई अकेला ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, व्हाट आई मीन पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डू डज डिड से स्टार्ट, डू डज से स्टार्ट हो रहा है, डू डज से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं, इज एम या आर। अभी आपने पढ़ा ना, डू डज का इज एम आर लगाते हैं और डिड का वॉज वेयर लगाते हैं, तो यहाँ तो वॉट से शुरू कर दिया, गलत है, डू डज में इज एम आर होगा, वॉज टेंस बदल दिया, ये तो प्रेजेंट है, इसको पास्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी में से कुछ होगा, इससे व्हाट आई मीन ये भी नहीं होगा, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, डू डज डिड वाला करवा लेने दो। सारा क्वेश्चन नहीं है
1 2 3 4 option is what I mean understood by you. दूसरा, did the noise frightened you? ठीक है, did the noise frighten you? अब did से स्टार्ट है और आपने पढ़ा है कि जब भी वाक्य did से स्टार्ट है तो इसका पैसिव was were लगा के बनता है। ठीक है, did वाले का did से तो बनेगा नहीं, या तो was से बनेगा या तो were से बनेगा। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। अरे ये तो ऑब्जेक्ट है, वर द नॉइस फ्राइटेंड कर दिया। आप नॉइस को थोड़ी डरा रहे हो, यहाँ तो मीनिंग ही बदल दिया, आप डर रहे हो नॉइस के द्वारा। ये यू सब्जेक्ट है, इन्होंने क्या किया है ना, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है ना, इन्होंने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही छोड़ दिया और मीनिंग भी बदल। और यू, वर यू फ्राइटेंड बाय द नॉइस, और वर यू, और वर के साथ यू है तो वर लगेगा। ठीक है, यू के साथ तो वॉज नहीं लगता, और थर्ड फॉर्म चाहिए ना, इसके बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, लायन। अभी तक अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो ना तो प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दीजिए, इंप्रूवमेंट में टाइम लगता है। नेक्स्ट आ जाओ, डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस? जल्दी जल्दी करते हैं। ये देखो, ये डिड एवरीबडी, ये सिंपल पास्ट है और एक्टिव पैसिव में टेंस बदलेगा ही नहीं, सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट रहेगा। और यहाँ पे क्या कर दिया ना, इसको परफेक्ट कर दिया, हैड के बाद V3 लगा के परफेक्ट कर दिया। हमें तो परफेक्ट चाहिए ही नहीं, और ये भी नहीं होगा। और डिड से स्टार्ट है तो वॉज या वर लगेगा। वॉज द फर्स्ट मिस्ड बाय एवरीबडी। कल इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे। दूसरा, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पेरेंट्स दुबई से आएंगे? तो ये जो डू है किसके लिए लगा, यू के लिए। और जब भी डू आ गया, डू डज आ गया, तो उसका पैसिव इज एम आर से बनेगा। अब देख लेना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस है और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, पास्ट कर दिया। और डू डज में तो इज एम आर से बनता है ना, वेयर से बना। अब पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स प्लूरल है तो पेरेंट्स के साथ तो इज भी नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, आर लगेगा। और यहाँ भी टेंस बदल दिया ना। ओके, डू यू एक्सपेक्ट सिंपल प्रेजेंट है और इसको क्या कर दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी गलत है। आंसर इज 4। आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम, यहाँ पे फ्रॉम होगा, फ्रॉम दुबई। नोट करती जाइए, बस इसको खत्म करके ना फिर इसको एंड करती हूँ। टेंस का मैं आपके साथ एक लाइव सेशन करवाऊंगी। मैंने बोला है ना, मुझे जो भी टेंस का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिखा, अभी मैं थोड़ा सा और कलेक्ट कर रही हूँ। ओके, एक सेशन में आपके साथ टेंस का लाइव लूंगी। टेस्ट बता दूंगी किस दिन टेस्ट लेने वाली, जो एकदम हाल फिलहाल में पिछले साल जो भी टेंस के क्वेश्चंस आए हैं ना कॉन्सेप्चुअल, वो हम लोग करेंगे। डज ही रेस कार्स? क्या ये कार रेस करता है, कार रेसिंग में भाग लेता है? अब देख लो, ये सिंपल प्रेजेंट है। ओके, और ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया। ठीक है, और डज है, डज वाले सेंटेंस में इज एम आर से शुरू होगा ना, यहाँ तो डज को डज ही छोड़ दिया। ठीक है, आर होगा का। ये जो रेस है ना, ये रेस वर्ब है। ठीक है, ये रेस वर्ब है, जैसे ये डू डज डिड ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद ये मेन वर्ब का V1 फॉर्म। तो और यहाँ पे देखो कार क्या है, कार नाउन है। कैसा कार, रेस कार, जो कार रेस में यूज होता है। इन्होंने रेस को एडजेक्टिव बना दिया है, बट रेस तो वर्ब है और हमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना। रेस का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा, इन्होंने पता नहीं कहाँ से डन ले आया। ओके, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है ना, बट वाक्य में तो कहीं डू यूज ही नहीं हुआ है। ये रेस वर्ब है, यहाँ रेस को एडजेक्टिव बना दिया, बट वर्ब है तो हमें इसको यहाँ पे ला। अब ये वाला कल कर लेंगे, डू डज डिड वाला करेंगे, इंपेरेटिव वाला करेंगे। देखती हूँ कल खत्म हो जाए तो अच्छा है। ओके, अभी तो है, चलो एंड किया जाए। यूट्यूब क्लास है आज। कल मैंने यूट्यूब पे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का सीरीज शुरू किया था, जीडी में जो आया है इस साल। आपको कुछ कुछ नए नए वर्ड्स भी दिखे होंगे, तो काइंडली यूट्यूब क्लास लाइव करते हो या रिकॉर्डेड भी करते हो, जो नया है उसको नोट कर लेना। कल करते हैं, ठीक है।
वॉइस नरेशन में ज़्यादा लगने वाला नहीं है क्लास। एंड कर दिया जाए, ओके।